brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरा ये मानना है कि आदरणीय अशोक गहलोत अपने स्वयं के गिरेबान में जाकर देखे। उनके शासनकाल में और वर्तमान यशस्वी भजनलाल जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की तुलना करके फिर बतावे। ये सारे जो माफिया है, बजरी माफिया, भू माफिया, पानी माफिया, नकल माफिया, ये सबको किसने पनपाया? हर विधानसभा में डिप्टी सीएम और मिनी सीएम किसने बनाए? लूट का आदेश किसने दिया? लूटने की सबसे बड़ी खुली एक तरह से चुनौती ये कहो या उसको यूं कहते हैं कि प्रशंसा किसने दी? सांसद आदरणीय ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। और जिन 4 राजनीतिक दलों के नेताओं का उन्होंने नाम लिया है वो एनडीए के सहयोगी है। और जो संशोधन वक्फ अधिनियम आ रहा है वो वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए है, उत्थान के लिए है। और जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं उनको रोकने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वक्फ अधिनियम जो संशोधित वक्फ अधिनियम आ रहा है, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी को समाप्त करने के लिए आ रहा है या उनकी सुरक्षा के लिए आ रहा है? मेरा ये मानना है, और मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, अधिवक्ता के नाते भी मैंने अनेक मुकदमे लड़े हैं। ये वक्फ अधिनियम में संशोधन समय की मांग है, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और जो वक्फ के नाम से व्यक्तिगत संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं या किसी की संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को हड़प करने का षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए जरूरी है कि संशोधित वक्फ अधिनियम आवे। इन चारों नेताओं ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो ये कहा है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा भी जरूरी है और किसी का जो पूजा पद्धति का अधिकार वो समाप्त नहीं हो, ये भी जरूरी है। उन्होंने सही बात कही है जिसका हम समर्थन करते हैं। और आदरणीय ओवैसी के स्टेटमेंट की हम पूर्ण रूप से घोर निंदा करते हैं। कल भी सवाल उठाया है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सवाल उठाए जाने पर किस तरह की, क्या इस तरह की कोई राजनीति में आप देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि करीब साल भर से माननीय अशोक गहलोत एकदम शांत थे। और जब से राजस्थान विधानसभा में घटनाक्रम घटा है, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा का धरना देना, फिर इस तरह से माननीय स्पीकर पर अभद्र टिप्पणी करना, फिर विधानसभा में नहीं आना, और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूली का सक्रिय होना, आदरणीय सचिन पायलट का सक्रिय होना, अशोक जी चांदना का सक्रिय होना, बायतू से आने वाले साथी का सक्रिय होना, कहीं न कहीं ये घटनाक्रम बहुत भयंकर रूप से चल रहा है। और इसीलिए आदरणीय अशोक गहलोत जी ने पूर्वी प्रदेश, राजस्थान प्रदेश की यात्रा भी की। तो सक्रिय होने के लिए वो कोई न कोई नकारात्मक बातें करते ही रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आदरणीय अशोक गहलोत अपने स्वयं के गिरेबान में जाकर देखे। उनके शासनकाल में और वर्तमान यशस्वी भजनलाल जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की तुलना करके फिर बतावे। चाहे आपराधिक घटनाएं हो, चाहे बलवा हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, ये सारे जो माफिया है, बजरी माफिया, भू माफिया, पानी माफिया, नकल माफिया, ये सबको किसने पनपाया? हर विधानसभा में डिप्टी सीएम और मिनी सीएम किसने बनाए? लूट का आदेश किसने दिया? लूटने की सबसे बड़ी खुली एक तरह से चुनौती ये कहो या उसको यूं कहते हैं कि प्रशंसा किसने दी? ऐसी स्थिति में जब स्वयं ने राज संभाल नहीं पाए, अपनी कुर्सी की खींचतान में चले रहे, होटलों में बाधित रहे, अपने देश के नेतृत्व का, अपने पार्टी के नेतृत्व के आदेश की अवहेलना की, वो हमको सलाह देने का अधिकार ही नहीं है। वर्तमान कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक है, फिर भी कमी कोई खामी आती है तो उसको ठीक करते हैं। कानून व्यवस्था निरंतर चलने वाली चीज है, एक दिन में न तो समाप्त होती है न एक दिन में कोई खराब होती है। हम निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कानून व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा भी करते हैं। जहाँ कहीं भी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती है उसको तुरंत रोकने का प्रयास भी करते हैं। और तुलना करेंगे उनके शासनकाल, वर्तमान शासनकाल की, तो कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी सरकार की कैबिनेट में एक बिल पास किया था आपने, धर्मांतरण विरोधी बिल था। वो बिल आपको फिर पारित करने के लिए विधानसभा में लाना था, लेकिन ये जो सत्र का निकल गया, इसमें वो बिल नहीं आया पारित करने के लिए। ये धर्मांतरण विरोधी कानून हमारे लिए सबकी आवश्यकता है। इस कानून पे हमने जब कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी
उसके उपरांत अनेक विधि विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठनों, अनेक लोगों ने अनेक तरह के सुझाव दिए जो इस बिल के बनाने में, इस कानून बनाने के लिए बहुत जनउपयोगी है। क्योंकि इस कानून का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, आलोचना समालोचना भी होने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसा सशक्त कानून बने, इसीलिए जबरदस्ती धर्मांतरण करने वालों को सबक मिले। हमने सभी प्रदेशों के कानून का अध्ययन किया, विशेषज्ञों की राय भी ली, परंतु उपरांत भी और सुझाव जो हमको मिले उसको भी हमने उपयुक्त समझा। इसीलिए तय किया कि इन सब का अध्ययन करने के बाद आगामी 2-4 महीने में जो हमारा सत्र आएगा उसमें इसको बिल को पेश करेंगे, फिर पास करेंगे।